Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss commensalism, the third type of symbiotic relationship. So let's move to the board. So dear students, we were discussing symbiosis and its types. So there are three types of symbiotic relationships. Number one is parasitism. Number two is mutualism. And number three is commensalism. Yes, dear students, और आज हमने डिस्कस करना है द थर्ड कैटेगरी, थर्ड टाइप. पैरासाइटिज्म भी डिस्कस कर लिया, म्यूचुअलिज्म भी डिस्कस कर लिया, नाउ द कॉमेंसलिज्म. तो कॉमेंसलिज्म को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा फास्ट ओवरव्यू रिगार्डिंग द प्रीवियस टाइप्स. सो पैरासाइटिज्म, डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ a relationship between two different species in which one is benefited while the other is harmed. इसमें दो तरह के ऑर्गेनिजम्स थे, एक छोटा और एक बड़ा वाला, द स्मॉलर एंड द लार्जर. जो स्मॉलर है वो पैरासाइट है और जो लार्जर है वो होस्ट है. और आम तौर पर इसमें होता क्या है कि जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है वो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर फूड एंड शेल्टर, और इन टर्न उसको बदले में क्या देता है, उसको बीमारी कॉज करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है. सो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज पैरासाइटिज्म. और डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने इसको क्लासीफाई भी किया था दो बेसिस के ऊपर, आपको याद होगा. एक ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड नंबर टू ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. तो ड्यूरेशन की बेस के ऊपर हमने बात की थी कि दो तरह के पैरासाइट्स हैं, एक द टेम्पररी पैरासाइट्स एंड द सेकेंड कैटेगरी वॉज द परमानेंट पैरासाइट्स. और डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेरी फॉर द टाइम बिंग अटैच होते हैं, खुराक हासिल की और वहाँ से उड़ गए और वहाँ से मूव कर जाते हैं फ्रॉम द होस्ट बॉडी. और जबकि जो परमानेंट पैरासाइट्स हैं दे गेट अटैच टू द होस्ट परमानेंटली. और इसमें हमने एक और टर्म पढ़ी थी, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स की. और डियर स्टूडेंट्स, किसको कहते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स? यस, यू आर राइट दैट द वायरसेस, ऑल वायरसेस, जितने भी वायरस हैं उन सब को कहा जाता है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स. और उसकी रीज़न भी मैंने डिस्कस की थी कि उनको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे कैन नॉट लिव विदाउट द होस्ट, विदाउट अ लिविंग होस्ट. एक लिविंग होस्ट के बगैर वायरसेस, किसी भी तरह का वायरस है वो होस्ट के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता. ना वो सर्वाइव कर सकेगा, ना वो रिप्रोड्यूस कर सकेगा अगर उसको होस्ट सेल ना मिला. इसी तरह से हमने दूसरी इसकी कैटेगराइजेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, के बॉडी में जहाँ पर वो मौजूद होगा उसके एतबार से भी दो तरह के पैरासाइट्स थे, एक एक्टोपैरासाइट और दूसरा एंडोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट, एक्टो मीन्स आउटसाइड, तो ये ऐसा पैरासाइट है जो कि बॉडी के बाहर, होस्ट की बॉडी के बाहर आकर अटैच होता है. जबकि एंडोपैरासाइट, एंडो मीन्स इनसाइड, ये अपने होस्ट की बॉडी के अंदर रहेगा. और आम तौर पर जो इसमें हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी, द डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया एंड वायरसेस, they live inside the body of the host, while the mosquitoes and leech and bed bugs and the lice and ticks and mites, they are the ectoparasites, जो कि होस्ट की बॉडी के बाहर अटैच होंगे और वहीं से अपनी खुराक को हासिल करेंगे. आमतौर पर डियर स्टूडेंट्स, जो एक्टोपैरासाइट होती हैं वो टेम्पररी होती हैं, वक्ती तौर पर अटैच होते हैं. और इसी तरह से जो एंडोपैरासाइट्स होती हैं यूजुअली दे आर परमानेंट पैरासाइट्स. तो ये तो एक ब्रीफ ओवरव्यू था रिगार्डिंग द पैरासाइटिज्म. और इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड म्यूचुअलिज्म. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इन विच two different species living together, they get benefited, both of them they get benefited and neither is harmed.
दोनों को ही फ़ायदा एक दूसरे से पहुंचता है और उसमें किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जबकि पैरासाइट में, पैरासाइटिज्म के अंदर जो पैरासाइट है वो नुकसान पहुंचा रहा था, खुद फ़ायदा हासिल कर रहा है, लेकिन वो अपने होस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बेनिफिशियल रिलेशनशिप में एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अब थर्ड कैटेगरी डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ कोमेंसलिज्म। सो कोमेंसलिज्म, it is a type of symbiotic relationship in which one organism is benefited and the other organism is neither benefited nor harmed. So dear students, it is a type of symbiotic relationship, जैसे ऐसा symbiotic relationship है, दो डिफरेंट स्पीशीज के तरह ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होगा दूसरे ऑर्गेनिज्म से, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को उस पहले वाले ऑर्गेनिज्म से ना तो कोई फ़ायदा होने वाला है, ना उससे कोई नुकसान होने वाला है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ एक को ही फ़ायदा हो रहा होता है। सो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड एज द कोमेंसलिज्म। सो इसमें डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, इसकी मदद से मैं आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 1, there are some plants which are called as epiphytes. These are basically the orchids, epiphyte orchids. So they are attached to the trunk or stem of the host plant only for space. Yes dear students, सिर्फ जगह हासिल करने के लिए ये उस प्लांट के स्टेम के साथ अटैच होता है। जहाँ तक बात रह गई खुराक की, इट गेट्स फूड एंड वाटर, क्योंकि प्लांट के ऊपर रह रहा है तो उसको पानी भी चाहिए, क्योंकि ये भी एक प्लांट है और इसने भी फोटोसिंथेसिस करनी है, तो इसको फूड और वाटर कहाँ से मिलेगा? इट विल प्रिपेयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो हवा के अंदर मौजूद जो नमी है उसी को इस्तेमाल करेगा एज अ सोर्स ऑफ वाटर और वहीं से फिर बनाएगा अपने लिए फूड। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल। अब इसमें उस एपीफाइट, एपी मीन्स above or phyte means plant, so it is a plant which lives above its host, so इसी वजह से इसको epiphyte कहते हैं। so these are orchids, तो वो अपने होस्ट प्लांट की स्टेम के साथ अटैच है like this, और उसे कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ना उसको खुराक के एतबार से, ना उसको किसी भी तरह से कोई तंगी नहीं दे रहा, सिर्फ
उसके साथ ये स्पेस के एतबार से अटैच है बस। बाकी सारा का सारा काम, खाना भी खुद का, पानी भी खुद का, एवरीथिंग जस्ट अटैच्ड फॉर स्पेस, यहाँ पर जगह के लिए वो अटैच है इस पे। सो दिस इज एपीफाइट एंड दिस इज द होस्ट ट्री। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। देयर इज अनदर गुड एग्जाम्पल ऑफ commensalism. Example number 2. So it is a symbiotic relationship, यानी कि commensalism between sharks and remora, which is also called as sucker fish. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें होगा क्या कि जो शार्क्स होती हैं, द सॉइल डिवेलिंग स्पेशली शार्क्स, तो इनकी बॉडी के साथ अटैच होती है, इनकी सरफेस के साथ एक छोटी सी मछली, वो इसके साथ अपने सक्कर्स के ज़रिए इसके साथ अटैच हो जाती है, इसकी सरफेस के ऊपर, इसकी बॉडी के ऊपर। और शार्क जहाँ जहाँ ट्रेवल करेगी ये उसी के साथ अटैच रहेगी। दिस इज रिमोरा एंड दिस इज शार्क। तो शार्क क्या करती है, वो आमतौर ये कार्निवोरस एनिमल है, और ये जब शिकार करेगा, इसका शिकार आमतौर पर बड़ा होता है, ये उसके मुकाबले बहुत छोटी मछली है। तो जब ये अपने खुराक खा चुकी होगी तो उसका जो बचा खुचा होगा, जो थोड़ा बहुत उसके पीसेस बच चुके होंगे, वो इस्तेमाल करेगी रिमोरा। तो इस तरह से रिमोरा को तो फूड मिल गया, इसको तो फ़ायदा हो गया, लेकिन इस रिमोरा की वजह से इस शार्क को ना तो कोई फ़ायदा पहुंचा और ना ही कोई नुकसान पहुंचा, इसलिए शार्क इसको भी कुछ नहीं कहती। सो शार्क एंड रिमोरास, दिस रिलेशनशिप, द रिमोरा यूज to attach on the back of sharks by suckers and travel with sharks long distances when the shark gets food. The remnants of the food are utilized by remora, जिसको हम कह रहे हैं द सक्कर फिश। तो इस तरह से द ओनली बेनिफिट इज गेटिंग द रिमोरा, शी इज benefited while the shark, it is neither benefited and nor harm. टेस्ट से एक और एग्जाम्पल आपको देता चलूँ यहाँ पे, that is example number 3 in order to understand the commensalism. Whales and
Barnacles. Barnacles, these are small animals which get attached to the huge whales. So dear students, आपने whale तो देखी है, वो बहुत बड़ी फिश है. तो dear students, याद रखना है, अब तक हम इसको फिश जो समझते आ रहे हैं, एक्चुअली शी इज़ नॉट. इट इज़ नॉट अ फिश. whale, इट इज़ अ मैमल. ये एक मैमल है और इसके अपर साइड पे या इसके नीचे वाले सरफेस पे ये छोटे छोटे एनिमल्स हैं, ये अटैच हो जाते हैं. दीज आर कॉल्ड एज बार्नेकल्स. इससे ये लॉन्ग डिस्टेंसेस वेल जब ट्रेवल करती हैं तो ये उनके साथ ही लंबा लंबा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये उनके साथ अटैच हो जाती हैं और रास्ते में आने वाले जो हर्ब्स होती हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उनको ये खाते हैं. और वेल को नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाते बिकॉज दे आर नॉट कार्निवोर्स. ना तो ये फ्लैश ईटर हैं, ना ही ये ब्लड सकर हैं, इसलिए वेल को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता. लेकिन उससे फ़ायदा भी कोई नहीं पहुंच रहा वेल को. लेकिन जो बार्नेकल्स हैं, दे गेट द बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड. तो उनको स्पेस प्रोवाइड की जा रही है और वो अटैच रहती हैं अपनी जितने लॉन्ग डिस्टेंस है जहाँ से वो ट्रैवल करती हुई जाती है ये वेल. सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म. सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, वेल इट इज़ अ मैमल. इट इज़ नॉट अ फिश, इट इज़ अ मैमल. मैमल डियर स्टूडेंट्स ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है. चलो इसकी थोड़ी सी बताता चलो. मैमल इज़ फ्रॉम मेमरी ग्लैंड. तो फीमेल्स के अंदर जो ब्रेस्ट ग्लैंड होता है जिसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन होती है उसे मेमरी ग्लैंड कहा जाता है. तो मेमरी से है मैमल. ऐसे एनिमल्स जिनकी फीमेल्स अपने बच्चों को, अपने नौमौलूद बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क पे फीड करवाएं, उससे उनको पालें, तो ऐसे तमाम एनिमल्स को कहा जाता है मैमल्स, जिसमें कि हम भी शामिल हैं. ठीक है, जैसे गोट्स, हॉर्स, एलिफेंट्स एंड द वेल्स ऑल्सो. इसी तरह से डॉल्फिन इट इज़ ऑल्सो नॉट अ फिश, वो भी मछली नहीं है, वो भी मैमल है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ की जो एग्जांपल्स हैं ये आपने याद रखनी है. शॉर्ट क्वेश्चन के अतबार से और लॉन्ग क्वेश्चन के अतबार से ये सिम्बायोसिस एंड इट्स टाइप्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ख़ास तौर पर इनकी जो MCQs में जो पूछे जाने वाली चीज़ें हैं वो है इनकी एग्जांपल्स. आपके सामने एक एग्जांपल रखी जाएगी और फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये वाली जो एग्जांपल है ये आपने कौन से रिलेशनशिप में पढ़ी, या आपको ऊपर रिलेशनशिप जो है वो डिफ़ाइन करके और उसमें नीचे एग्जांपल्स दी जाएंगी और उससे रेलेवेंट एग्जांपल आपने जो है उसको चूज़ करना होगा. लाइक जैसे कि इन केस ऑफ लाइक if there is a relationship, a symbiotic relationship between two different organisms of different species which live together for a longer or a shorter period, but both of them get benefited from each other. So this kind of relationship it is called as, so option A is parasitism, option B is mutualism, option C is commensalism, or option 4 is a simple interaction. So what would be your answer, dear students? जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है, both of them are benefited, the answer will be the mutualism. So dear students, इसी तरह से पूछे जाएंगे, या आपसे ये पूछा जा सकता है like the ant amoeba, it is an example of which one? Endoparasite, ectoparasite, temporary parasite or the permanent parasite. So हमने अपनी बुक की वर्डिंग को अगर कोलैबोरेट करें, so this is an endoparasite. Clear? इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि like which one of the following is not an endoparasite. ये आपसे क्वेश्चन है. ऑप्शन अल्फा is ant amoeba. Option beta is, let's suppose it is Plasmodium.
option Charlie is like mosquito, and option Delta is like the viruses. और आपको यहाँ पर टाइप फॉर्म भी लिख सकता हूँ, ठीक है। सो आपके ख्याल में से इसमें से कौन सा एंडोपैरासाइट नहीं है? एंडोपैरासाइट बताना नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इस पर गौर करना है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? सो एंटमीबा, इट इज़ बेसिकली एंडोपैरासाइट। प्लाज्मोडियम, एंडोपैरासाइट। वायरसेस, दे आर एंडोपैरासाइट as they cause disease inside the cells or body of the organism. So the correct option will be C, mosquito. Mosquito is basically an ectoparasite. तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से करके आपको एग्जाम्पल्स में से घुमाया जा सकता है कॉन्सेप्चुअली। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कुछ ऐसे भी रिलेशनशिप्स अल्लाह ताला ने बनाए हैं जिसमें एक को तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन दूसरे को उससे ना तो कोई फ़ायदा होता है और ना ही उससे कोई नुकसान। सो होपफुली ये तीनों टाइप्स सिम्बायोसिस की, द म्यूचुअलिज्म, द कोमेंसलिज्म एंड पैरासाइटिज्म, आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और लेक्चर के साथ, एक और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।